एक महीना यूं ही गुजर गया और अब पेटूनिया की तबीयत काफ़ी संभल गई थी। अब पेटूनिया कपड़े धोने के काम में अपने बेटे का हाथ बटाती। विक्टर को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन यही काम उनका वाहिद जरिया मुआश था। पेटूनिया की बहन जो यतीम खाने में उसके साथ ही पली बड़ी थी, उसके गुजर जाने के बाद उसकी बेटी बेला और बेटा स्टीफन भी पेटूनिया के घर रहने आ गए थे। स्टीफन उम्र में विक्टर से बड़ा, जबकि बेला छोटी थी। स्टीफन और बेला के आने से झोपड़ी मजीद छोटी पड़ गई थी, लेकिन काम आसान हो गए थे। स्टीफन और बेला पेटूनिया के काम में हाथ बटाते थे और विक्टर सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता था। विक्टर ने अपने दिल में ये तय किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियां काट कर बेचेगा और रकम जमा करके गांव में या करीबी कस्बे में कपड़ों की दुकान डालेगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो कुछ भी करके कपड़ों का ताजर ज़रूर बनेगा और इस गुर्बत की ज़िंदगी से निजात हासिल कर लेगा। तकरीबन 2 माह की अर्करेज़ी के बाद विक्टर 2 चांदी और 5 सोने के सिक्के जमा करने में कामयाब हो गया। उसे अपनी दुकान बनाने के लिए तकरीबन 300 सोने के सिक्के दरकार थे। दिन यूं ही गुजरते गए और मज़ीद 3 माह की जांफशानी से उसने 20 सोने के और 10 चांदी के सिक्के जमा कर लिए। बेला और स्टीफन की मदद से घर के अखराजात भी अच्छे चल पड़े थे। जैसे जैसे विक्टर के पास सोने और चांदी के सिक्कों की तादाद बढ़ती जाती, उसी तरह उसका जोश व जज्बा भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन विक्टर ने जंगल के काम से छुट्टी की और खूब आराम किया। फिर शाम में वो रद्दी वाले की दुकान पर चला गया। वो हमेशा ही रद्दी वाले की दुकान पर जाता और वहाँ से छांट कर अपने ज़ौक़ के मुताबिक सस्ते दामों पुरानी किताबें खरीद लाता। उसे फेरी टेल्स, जासूसी नावल्स और सनसनीखेज कहानियाँ पढ़ने का शौक था। गुड इवनिंग मिस्टर टोनी वेलफेयर, कैसे हैं आप? विक्टर ने गर्मजोशी से कहा। मिस्टर टोनी, गुड इवनिंग प्यारे विक्टर, खुशामदीद, कैसे हो तुम? विक्टर, मैं ठीक हूँ मिस्टर टोनी, आप सुनाइए, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? मिस्टर टोनी, ओह बहुत शुक्रिया प्यारे लड़के, काम खूब चल रहा है। तुम सुनाओ, आज इतने अरसे बाद कैसे आना हुआ? विक्टर, मिस्टर टोनी, मैं कुछ मज़ेदार किताबों की तलाश में आया हूँ। मिस्टर टोनी ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा, प्यारे विक्टर, सारी दुकान तुम्हारे सामने है, जाओ और अपनी मर्जी की मज़ेदार किताबें तलाश कर लो, और हाँ, आज मैं तुम्हें अच्छा डिस्काउंट भी दूंगा। विक्टर, वाह मिस्टर टोनी, आज तो फिर मैं बहुत सी किताबें खरीदूंगा। मिस्टर टोनी ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे किताबें खरीद सकते हो। विक्टर रद्दी के ढेर में गुम हो गया। उसने किताबों की छांटी शुरू कर दी, लेकिन काफ़ी वक्त के गुजरने के बाद भी वो अपने ज़ौक़ के मुताबिक किताब हासिल करने में नाकाम रहा। विक्टर ने मिस्टर टोनी को मुखातिब किया, मिस्टर टोनी, क्या इस बार कुछ नया माल नहीं आया? इस ढेर में तो मेरे काम का कुछ भी नहीं है। मिस्टर टोनी, ओ मेरे पढ़ाकू बच्चे विक्टर, मेरी दुकान के तहखाने में कुछ मज़ीद ढेर पड़े हैं रद्दी के। ये रद्दी के ढेर 2 हफ्ते पहले ही आए हैं। मुझे यकीन है कि तुम तहखाने में मौजूद ढेर में से कुछ न कुछ मज़ेदार हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। विक्टर दुकान के अंदर ज़ेरे ज़मीन जाती हुई सीढ़ियों से उतर कर तहखाने में दाखिल हो गया। बदबूदार सैलन ज़दा तहखाना, उसने नाक चढ़ाते हुए कहा। तहखाने में एक जर्द सा बल्ब छत के साथ लटका था। उसने उस बल्ब का स्विच ऑन किया तो गर्द आलूद तहखाना मध्यम जर्द रोशनी में नहा गया। वो इस तहखाने में पहले भी कई बार आ चुका था। इजाफी किताबों को मिस्टर टोनी इसी तहखाने में बेढंगे अंदाज में ऊपर नीचे हर तरफ अंबार की शक्ल में रख देते थे। विक्टर ने किताबों के बेहंगम ढेर में से किताबें छांटना शुरू कर दिया। वो एक एक किताब उठाता, उसे देखता और फिर रख देता। काफ़ी देर बाद उसे एक मोटी सी किताब नजर आई जो काफ़ी बोसीदा थी। किताब का उन्वान था द लेजेंड्स ऑफ डार्कनेस। उसे ये किताब मौजू मालूम हुई। मिस्टर टोनी, मुझे बस ये किताब पसंद आई है, ये मेरी अच्छी दोस्त साबित होगी। मिस्टर टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे विक्टर, तुम ये किताब मेरी तरफ से बतौर तोहफा रख सकते हो। हाँ, बस तुम ज़रा मेरी मदद कर दो तहखाने से किताबें निकाल कर ऊपर दुकान में लाने में। क्यों नहीं मिस्टर टोनी, विक्टर ने खुशदिली से कहा। तकरीबन 2-2.5 घंटे की जांफशानी और अर्करेज़ी के बाद सारी रद्दी तहखाने से दुकान में मुंतकिल हो गई। विक्टर, मिस्टर टोनी, काम मुकम्मल हो गया है, क्या अब आप मुझे इजाज़त देंगे ताकि मैं घर जा सकूं? मिस्टर टोनी ने मोहब्बत से कहा, प्यारे लड़के, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक मग गर्मा गर्म कॉफ़ी पीकर अपनी थकन उतार लो।
विक्टर, क्यों नहीं जनाब, मैं ज़रूर मज़ेदार कॉफ़ी पीना चाहूँगा। विक्टर और टोनी ने खुशगवार मूड में कॉफ़ी पी। फिर विक्टर ने मिस्टर टोनी का मज़ेदार कॉफ़ी के लिए शुक्रिया अदा किया और वहाँ से रुखसत हो गया। रात की काली परी ने हर शय पर अपना तसल्लुत जमा लिया था। घर पहुंचकर विक्टर ने अपनी माँ और कज़न्स को सलाम किया। उसके हाथ में किताब देकर बेला ने कहा, डियर विक्टर, क्या तुम अपनी किताबें मुझे पढ़ने के लिए उधार दे सकते हो? विक्टर, तुम जब चाहो मेरी किताबें पढ़ सकती हो डियर बेला। स्टीफन, किताबें पढ़ना बड़ा ही बोर काम है। मैं तो कभी इन मोटी मोटी किताबों में अपना दिमाग और वक्त ज़ाया ना करूं। स्टीफन ने झुरझुरी लेते हुए कहा। सब स्टीफन की बात सुनकर हंस पड़े। पेटूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मेरे बच्चे, किताबें इंसान को कभी बोर नहीं होने देती हैं, बस इंसान को पढ़ने का ज़ौक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मी जान, विक्टर ने जवाब दिया। पेटूनिया और सब बच्चों ने खुशगवार मूड और माहौल में खाना खाया और फिर रात के खाने के बाद गर्मा गर्म कॉफ़ी पीकर सब अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए चले गए। विक्टर अपनी नई किताब अपने तकिए के पास ही रखकर जल्द ही सो गया। सोते ही वो किसी और दुनिया में खो गया। अजीबो गरीब बड़ा सा खौफनाक सा जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक किताब सोने की मानित चमक रही थी। किताब के करीब ही एक बड़ा सा काले रंग का नाग फन फैलाए बैठा था, गोया किताब की हिफाजत कर रहा था। खुश आमदीद प्यारे बच्चे, सांप ने पुरस्कार आवाज में कहा। कक कक, कौन हो तुम? विक्टर ने खौफ और घबराहट में जवाबन कहा। बिल्कुल उसी लम्हे विक्टर की आंख खुल गई। तकरीबन आधी रात का वक्त था, सब गहरी नींद सो रहे थे। विक्टर ने अपने पहलू में पड़ी किताब को देखा जो जगमगा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ख्वाब में देखा। उसने खौफ और बदहवासी के आलम में डरते डरते किताब को उठाया तो किताब खुद बहुत खुल गई और पहले ही सफ़े पर नामालूम जुबान में कुछ लिखा था, जिसके ऐन नीचे चमकदार हरूफ में लिखा था, वेलकम विक्टर। और फिर खुद ब खुद झटके से किताब बंद हो गई। वो डर गया और किताब को परे फेंक दिया। उसके कानों के करीब सरगोशी हुई, डरो नहीं प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। विक्टर का ज़हन वो गायब शख्स पढ़ रहा था। विक्टर, कोई सवाल मत पूछना, अभी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। प्यारे लड़के, किताब को संभाल लो, ये तुम्हारी मंजिल है और तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएगी। और फिर आवाज़ गायब हो गई। आवाज़ के गायब होते ही किताब ने अपनी चमक खो दी और वो उसी पुरानी बोसीदा हालत में वापस आ गई। विक्टर के दिमाग पर नींद गालिब आ गई और वो बेसुध सा होकर सो गया।